गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं सुभाष पोद्दार 25 यूनिक क्वेश्चंस का एक सेट इकोनॉमी पर लेके आया हूँ। कृपया इसे देखेंगे और अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, G20 के तत्वाधान में वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ये कब हुई थी? ऑप्शन देखें 2008, 9, 10, 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 2009 में ऐसा हुआ था। वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना वित्तीय क्षेत्र में कमजोरियों के समाधान हेतु किया गया था और वित्तीय स्थिरता के हित में किया गया था। इसमें जो मंच बना था उसमें राष्ट्रीय प्राधिकरण और स्टैंडर्ड को स्थापित करने वाले बॉडीज और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान शामिल थे। भारत इसका सक्रिय सदस्य है और फुल सेशन में इसके 3 सदस्य हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना की गई थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये काउंसिल FSB के बाद आया था। तो ये 2010 में आया था। तो इस परिषद का उद्देश्य क्या था? इसका भी उद्देश्य वही है, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना और इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, अंतर नियामक समन्वय उसको बढ़ाना और वित्तीय क्षेत्र को बढ़ाने हेतु तंत्र की मजबूती करना और उसका संस्थानीकरण करना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना। तो इसकी आवश्यकता थी और ये काउंसिल बना। क्वेश्चन नंबर 3, दिवालियापन कानून सुधार समिति का गठन किया गया। दिवालियापन कानून सुधार समिति। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो 22 अगस्त 2012, 13, 14 और 24 अगस्त 2014। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अगस्त 2014। क्वेश्चन नंबर 4, दिवाला एवं दिवालिया कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कब इफेक्ट में आया? ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें 2010, 14, 16, 17। तो ये 2016 में आया था। और ये जो कोड आया था इसका कुछ लक्ष्य भी था। लक्ष्य ये था कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, ऋण की उपलब्धता को बढ़ाना है, साझेदार फर्मों और व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्ति मूल्य को बढ़ाना है और ये जो कोड बनाया गया इसमें किसी व्यापार में तनाव का जल्दी पता लगाना और ये कर्जदाता
वित्तीय ऋणदाता या परिचालन लेनदार द्वारा दिवालियापन प्रस्ताव की प्रक्रिया को शुरू करना, प्रारंभ करना। और जो नॉन प्रॉफिटिंग बिजनेस है, अलाभकारी व्यवसाय, उसका परिसमापन करना। और विफल व्यवसायों के मूल्य में नुकसान से परहेज करना, ये इसके अंतर्गत आता है। तो इसकी आवश्यकता थी और 2016 में ये कोड आया। क्वेश्चन नंबर 5, G20 की स्थापना वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के मंच के रूप में की गई। तो G20 जब बना था तो ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक का ये फोरम था। तो ये कब स्थापित हुआ था इस तरह के मंच के रूप में? तो इसकी स्थापना 1999 में ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, G20 को वास्तव में प्रमुखता तब मिली जब यह राष्ट्राध्यक्षों का मंच बन गया। तो ये प्रीमियर्स का मंच बना। हर देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनका मंच बन गया। पहले क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स का था, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का मंच था। और फिर ऐसा वक्त आया जब ये राष्ट्राध्यक्षों का मंच बन गया। तो ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ 2008 में। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व के आर्थिक समन्वयक के रूप में G8 के स्थान पर G20 आ गया। विश्व के आर्थिक समन्वयक के रूप में G8 के स्थान पर G20 आ गया। G8 8 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन का एक ग्रुप है जिसका प्रभाव था G20 के आने से पहले। तो ऐसा क्या हुआ कि इसके स्थान पर G20 आ गया? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो एमर्जिंग जायंट नेशन बने जैसे ब्रिक्स, तो अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड इकोनॉमी का रुझान इमर्जिंग जायंट नेशन की तरफ ज़्यादा हुआ। तो इस तरह का फोरम क्रिएट हुआ G20 का। G8 उतना प्रभावी नहीं रह पाया। तो देखें, ऑप्शन देखें 1998, 99, 2000, 2015। तो ये तो आया था 1999 में ही, इसका जगह लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1999। नवीन विकास बैंक NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित की गई। तो ये कब स्थापित की गई? ऑप्शन देखेंगे 2010, 13, 14, 15। तो ये सब याद रखने का भी चीज़ है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। बार बार ये सब कभी कभी आते रहते हैं क्वेश्चन ये सबसे रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में ब्रिक्स देशों ने एक NDB का क्रिएशन किया था। आंसर हो जाएगा D। नवीन विकास बैंक भारत में पहली बार किस राज्य की परियोजना का वित्त पोषण हेतु ऋण अनुबंध हस्ताक्षरित किया? अब इनका पहला ऐसा अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ और किसी परियोजना के वित्त पोषण के लिए
वो भी भारत में, वो भी पहली बार। तो इसमें है ऑप्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ था, सी रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट में एनडीबी के द्वारा फाइनेंस किया गया था, उसके लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, सार्क विकास कोष एसडीएफ, सार्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना 2008 में की गई थी। यह शुरू हुआ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्थापना 2000 में हो गई, लेकिन ये काम करना कब शुरू किया, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखें, अप्रैल 2009, अप्रैल 2010, मार्च 2011, मार्च 2015। तो एसडीएफ का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2008 में, उसके 2 साल बाद ये काम करना शुरू किया है। का आंसर हो जाएगा अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 11, अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु अवसंरचना क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में उत्प्रेरक की भूमिका के निर्वहन के विशिष्ट आदेश के साथ सरकार ने भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। IIFCL की स्थापना हुई थी। तो इसका काम क्या था, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसका फाइनेंसिंग इनका काम है, उसको लोन देने का इनका काम है। और ये परियोजना सक्सेसफुल हो उसमें इनका लोन एक उत्प्रेरक का काम करता है। ऐसा सरकार का भी सोच था कि एक ऐसी कंपनी बने जो इस तरह का भूमिका निभाए। तो IIFCL की स्थापना की गई। तो अब है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन कहाँ छिपा हुआ है, क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में। तो ऋण जो प्रदान करेगा उसकी कुछ अवधि होगी, उसी पर सवाल है। तो ऑप्शन देखें, 10 वर्षों से कम, 10 वर्षों की, 10 वर्षों से अधिक की, सरकार द्वारा अनुमोदित किसी रूप में। तो इसमें जो ऋण प्रदान करने का ये था, एक पीरियड था, तो 10 वर्षों से अधिक की अवधि का था, या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी रूप में ऐसा ऋण प्रदान किया जाता था। तो इसमें आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरह से इसका आंसर चला जाएगा ई। ये क्वेश्चन नंबर 12, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, से मिलकर बना है। अब हम लोग तो पढ़ते हैं सीधा कि इतना का रिजर्व अभी है भारत के पास। तो उस रिजर्व में, उस बास्केट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, मतलब कि वो रिजर्व बनता कैसे है। तो ये भी कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको याद रखना ही चाहिए। तो ऑप्शन देखें, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, फॉरेन करेंसी एसेट, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और डी में है IMF में आरक्षित अंश। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, RTP होगा, FTP लिखा गया, RTP। तो अगर गौर करेंगे तो ये सारे चीज़ से मिलकर फॉरेक्स रिजर्व बनता है। तो ये जो RTP होता है, RTP किसी कंट्री का RTP एक अंतर होता है। अंतर होगा तो कोई 2 चीज़ होगा। तो कंट्री के करेंसी का IMF होल्डिंग
और कंट्री का आईएमएफ में जो कोटा तय किया जाता है उसका अंतर ही ये आरटीपी है। आरटीपी का मतलब हुआ रिजर्व ट्रांसे पोजीशन, रिजर्व ट्रांसे पोजीशन। तो इस तरह से इसमें आपको ये सारा ऑप्शन सही है, ये भी, ये भी, ये भी, और इस तरह से इसका आंसर होगा ई। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने पेरिस समझौते की पुष्टि की। तो आप सभी जानते हैं पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, लेकिन इंडिया उसको रिकॉग्नाइज किया, पुष्टि किया कब? तो ये काम जस्ट 1 ईयर लेटर हुआ था, यानी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का विस्तृत एनडीसी लक्ष्य है। एनडीसी लक्ष्य है, ये मतलब क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो जब पेरिस अकॉर्ड हुआ तो उसके अकॉर्डिंग एनडीसी लक्ष्य सारे देश, सारे पार्टिसिपेटिंग नेशन को तय करने थे, तो वैसा भारत भी किया। और एक इलेबोरेटेड एनडीसी लक्ष्य तय होता है, उसमें कई क्षेत्र को शामिल किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड है। तो आप देखें ऑप्शन 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2010 के स्तर से 33 से 35% तक कम करना। अब देखें ऑप्शन, ये सब याद रखने का चीज़ है। तो यहाँ पे देखें सब डाटा सही है, बस एक डाटा यहाँ पे चेंज किए हैं, 2005 की जगह 2010 कर दिए, तो ये गलत हो गया। 2005 के स्तर से इतना कम करना था, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी, गैर जीवाश्म ईंधनों पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता का हिस्सा 2025 तक स्थापित विद्युत क्षमता के 40% तक करना। अब देखिए जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उस पर आधारित जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के 40% तक कम करने का एक लक्ष्य रखा गया है, और वो काम हुआ है 2030 के लिए। तो यहाँ भी ऑप्शन देख लीजिए, ये डाटा मिस्टेक है, इसको ऐसा किए हैं, तो यहाँ 2030 तक होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन सी देखें, अतिरिक्त वन और पेड़ लगाकर 2030 तक 2.5 से 3 GTCO2e के अतिरिक्त संचयी कार्बन सिंक का सृजन। तो ये लक्ष्य तो 2030 तक का था ही, और GTCO2e का मतलब हुआ G से गीगा, T से टन, गीगा टन, CO2, E से इक्विवेलेंट। 2.5 से 3 गीगाटन CO2 इक्विवेलेंट का एक कार्बन सिंक बनाना 2030 तक का लक्ष्य है। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, जीवाश्म ईंधनों की आपूर्ति 2030 तक बंद कर देना, ये ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से आपका आंसर चला जाएगा ओनली सी। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीन जलवायु कोष, ग्रीन क्लाइमेट फंड एक बहुपक्षीय कोष है जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के विकासशील देशों के प्रयासों के समर्थन हेतु बनाया गया है। जीसीएफ ने प्रारंभिक रूप से संसाधन जुटाना शुरू किया। अब ये तो आप जानते हैं कि जीसीएफ का निर्माण किया गया था क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को सॉर्ट आउट करने के लिए, और ये किसके लिए बनाया गया? जो विकासशील देश इस तरफ प्रयास कर रहे हैं उसके लिए फंड बनाया गया था। तो इस फंड को संसाधन तो जुटाना पड़ेगा, तो संसाधन मतलब मनी तो जुटाना पड़ेगा। तो ऐसा शुरू कब हुआ?
तो ऑप्शन देखें 2014, 2015, 16, 17। तो ये काम हो गया, शुरू हुआ 2014 में। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक मुख्य सुधार पहल है। इसे कब प्रारंभ किया गया था? तो ये तो आम पब्लिक में ये चीज़ वेल नोन है, डीबीटी। अब सवाल है कि इसका कब हुआ था प्रारंभ? ये सुधार पहल कब लाया गया था? ऑप्शन देखें 2010, 13, 14, 15। तो अगर थोड़ा भी याद होगा तो पकड़ पाएंगे। ये हुआ था 2013 में। इसका आंसर हो जाएगा 2013। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेशन ग्रीन 2018-19 के बजट में प्रमुख सुधारों में से एक था। यह किसके निवारण हेतु लाया गया था? ऑपरेशन ग्रीन 2018-19 का बजट का रिफॉर्म। अब अगर 2018-19 के बजट का रिफॉर्म पर ध्यान दिए होंगे तो ऑपरेशन ग्रीन आया ही होगा। तो ऑप्शन देखें जलवायु परिवर्तन, घटते जंगल, आलू, टमाटर और प्याज के मूल्यों में उतार चढ़ाव, सौर ऊर्जा। तो ये ऑप्शन सी सही इसका आंसर है। आलू, टमाटर और प्याज के मूल्यों में उतार चढ़ाव के निवारण हेतु ऑपरेशन ग्रीन लाया गया था और ऐसा सुधार 2018-19 के बजट में किया गया था। और कई सुधार किए गए थे, तो कई सुधारों में से एक सुधार ये भी था। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, 2017-18 के बजट में 3 प्रमुख सुधार हुए। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिफॉर्म था ये 2017-18 के बजट में, और ये वर्षों तक ये जीके बना रहेगा, इसलिए ये क्वेश्चन सेट किए हैं। तो ऑप्शन देखें, बजट के प्रस्तुतिकरण की तिथि 1 फरवरी की गई। रेलवे बजट का आम बजट में विलय कर 1924 में जारी औपनिवेशिक परिपाटी समाप्त की गई। व्यय के योजना और गैर योजना वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। 10 प्रमुख स्थलों को प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करना। तो अगर थोड़ा सा भी होगा मेमोरी में तो ये पकड़ पा रहे होंगे कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, और यही 3 मुख्य सुधार लाया गया था 2017-18 के बजट में। कि एक तो फरवरी किया गया, 1 फरवरी बजट का जो ये होता है प्रेजेंटेशन संसद के सामने, और फिर रेल बजट को मर्ज कर दिया गया इसमें आम बजट में, ताकि रेल को भी इंडियन फिस्कल में शामिल किया जा सके और उसका एक मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट होता है, जैसे जहाज रानी, रेल, रोड, ये सब को आपस में लिंक करके एक मतलब कि समग्र विकास का प्रोजेक्ट होता है, उस पर ध्यान दिया जा सके। और तीसरा, बजट की योजना और गैर योजना वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। तो ये ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय कर राजस्व के मुख्य स्रोत हैं। ये तो बहुत ही वेल नोन है और बार बार एग्ज़ाम में भी आता रहता है। तो देखें ऑप्शन, सर्विस टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी।
इसमें और एक शामिल है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो ये चारों के चारों सही है, इसका आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान 18th अमेंडमेंट एक्ट 2000 लागू किया गया है। कब लागू किया गया है? तो ये हो जाएगा, ये 96 में लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1996 को। बिल जब लाया जाता है, कुछ पहले लाया जाता है, उसके बाद फिर बहस होता है, कई साल लग जाते हैं, फिर एक्ट बनता है, लेकिन उस बिल पर काम पहले से चालू हो जाता है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संसद द्वारा कानून लागू किए बगैर समेकित कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड से किसी प्रकार की राशि नहीं निकाली जा सकती। तो ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, यही सवाल है। तो ऑप्शन देखेंगे, 114 से का ही है ये पार्ट, 114, 114 का 1, 114 का 2, 114 का 3। तो ऐसा संविधान के अनुच्छेद 114 के 3 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करते समय वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लागू करने, माफ करने, परिवर्तित करने तथा उसका नियमन करने का विवरण होता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, आखिर क्या नीड है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से? वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करते समय वित्त विधेयक भी पेश कर दिया जाता है। तो ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसमें जो भी मतलब नेसेसिटी है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 110 का 1, 110 1A, 110 1B। तो ये 1A में कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1101A है, उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए इसको प्रस्तुत किया जाता है, यानी फाइनेंस बिल को। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, वित्त विधेयक धन विधेयक होता है। अब फाइनेंस बिल मनी बिल होता है, तो इस तरह का डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में है, तो वही पहचानना है। तो अब ये सब चीज़ याद करने का भी है, याद करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ये सब आता ही रहता है इस तरह का क्वेश्चन। ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 110 में परिभाषित, फिर 1101, 1101A, 111। तो इसका सही आंसर है 110 में परिभाषित। 110 में जो दिया गया है आर्टिकल 110 संविधान के आर्टिकल में, तो उसमें वित्त विधेयक को धन विधेयक के रूप में परिभाषित किया गया है। मनी बिल, फाइनेंस बिल मनी बिल होता है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। 24, समेकित कोष से होने वाले व्यय के अनुमान अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब देखिए, कंसोलिडेटेड फंड से जो व्यय का अनुमान होता है, मतलब कि इतना पैसा निकालना है उससे, वो
अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल काम करता है, तो वही पहचानना है। ऑप्शन देखें, अनुच्छेद 110, 111, 113, 114। तो ऐसा प्रावधान 113 के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करना होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाने वाला यह विवरण ही बजट का मुख्य दस्तावेज होता है। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ बनता है, बजट का मुख्य दस्तावेज क्या कहलाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये विवरण प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सरकार का जो एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर है उसका विवरण लेके। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। तो किस आर्टिकल के तहत, तो वार्षिक वित्तीय विवरण देखें और 112 मारें, ये याद रखना है। क्वेश्चन का जो होता है मतलब कि साइज वो बड़ा, मतलब लैंग्वेज उसका हो सकता है बड़ा, लेकिन आपको पकड़ना है इसी तरह। तो इस तरह से ये 25 प्रश्नों का सेट अर्थव्यवस्था पर समाप्त हुआ। और ये हमारे बहुत ही रिगोरस एफर्ट का नतीजा है और बहुत ही मानक बुक से इसको क्वेश्चन को बनाया जाता है, इसलिए इसको देखेंगे और अपना भी स्कोर देखेंगे कि हम कितना बना पाए। इससे आप ही की भलाई है और मतलब नॉलेज भी एनहांस होगा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।